Good morning, students. Myself, Apeksha Mene. Today we will start our third part of this chapter, which is microbes in human welfare. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उन माइक्रोब्स के बारे में जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ होते हैं, किस किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स, एंजाइम्स हैं जो हम माइक्रोब से प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट में जो भी हमारा गंदे नालों का पानी होता है या घरों का जितना भी वेस्ट वाटर होता है, उन सबको ट्रीटमेंट करने में माइक्रोब्स का क्या रोल है, यानी माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे उस सीवेज को ट्रीट किया जाता है. अब सीवेज को ट्रीट करने की क्या ज़रूरत है. सीवेज में बहुत सारे हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ पैथोजेंस होते हैं क्योंकि जो कि डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में. मेनली जो ये सीवेज होता है, ये मेनली इसमें जो मेन पार्ट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, जिसमें कि बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं. तो इन सबको रिमूव इसलिए किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इस सीवेज को नेचुरल बॉडी में डाला जाए तो जो नेचुरल बॉडीज़ हैं, हमारी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उन सब का पानी ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो, इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है. अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये फूड के लिए उस ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं जो कि हमारा सीवेज में प्रेजेंट होता है. तो ये उस ऑर्गेनिक मैटर को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं. इस तरह से इन माइक्रोब्स की हेल्प से सीवेज को ट्रीट किया जाता है. अब सीवेज ट्रीटमेंट की दो स्टेजेस होती है. फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट, या जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. सेकेंड होती है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट की, या जिसको फिजिकल ट्रीटमेंट आप कह रहे हो. तो इसमें इसको फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं? इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे जो हमारा सीवेज है उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका फिजिकल रिमूवल किया जाता है. इसमें मेनली दो प्रोसेस यूज होती है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन आप जानते हो, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छानना. ठीक है, सेडिमेंटेशन होता है जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिन पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा होता है वो किसी भी वाटर की तली में बैठ जाते हैं. ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जितना भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, यानी जो तैरता रहता है कूड़ा पानी के ऊपर, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है. फिल्ट्रेशन के लिए वायर्स का बना हुआ, इस तरह से वायर्स की बनी हुई छलनी होती है जिसका यूज़ करते हैं. और ये छलनी इस तरह से बनी होती है कि जो ज़्यादा छोटे छोटे डेब्रिस के पार्टिकल्स हैं वो इससे ना निकल पाए, वो सब उस स्क्रीन पे ही रह जाए. ठीक है, फिल्ट्रेशन के बाद क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर दिया है. उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में ग्रिड्स को रिमूव किया जाता है. ग्रिड्स यानी जिसमें हमारी मिट्टी होती है और कुछ छोटी छोटी कंकर्स होती हैं. इनको इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वाटर है इसको एक टैंक में भर लेते हैं, जो भी हमारा सीवेज है उसमें भर लेते हैं. तो जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी होती है वो उसकी तली पे बैठ जाते हैं और बाकी जो वाटर होता है वो ऊपर रहता है. ठीक है, तो नीचे जो हमारा सेडिमेंट होता है उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं. स्लज मीन्स हम एक तरह से कहते हैं वेट मड, गीली मिट्टी होती है जिस तरह से कीचड़ होता है, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं. तो इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है सुपरनेटेंट, यानी जो छन जाता है, उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं. ठीक है, अब जो ये स्लज है इसको फिर हम स्लज को उसी में रहने देते हैं टैंक में, और जो हमारा इफ्लुएंट है उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है. अब जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको बहुत बड़े बड़े टैंक्स में पास कर दिया जाता है,
जिसकी इन टैंक्स में पास क्यों किया जाता है, जिससे कि इन टैंक्स के अंदर जितने भी हमारे एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनका एक फ्लोक बन जाए, यानी उनका एक ग्रुप जो है इसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए। ये फ्लोक्स जो होते हैं ये बैक्टीरियाज के मास होते हैं, यानी बैक्टीरियाज अपना ग्रुप बना लेते हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये फंगल फिलामेंट्स के साथ मिल जाते हैं, यानी जैसे इस तरह से हमारे फंगल फिलामेंट होते हैं, तो ये उस तरह से उस फंगल फिलामेंट के साथ मिलके एक नेट या फिर एक हम कह सकते हैं एक पूरा इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है। अब जब ये जो जितने भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, जिससे कि बीओडी जो है वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होती क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जितने भी हमारे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो जब ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो अब जिस पानी में जितना ज़्यादा कचरा होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा, उस उस पानी उस पानी की जो बीओडी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स, जिनको हमने प्राइमरी इफ्लुएंट में ग्रो किया है, ये बीओडी को कम करते हैं, सीवेज की बीओडी को कम कर देते हैं। ठीक है। फिर जो इफ्लुएंट होता है उसको एक सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है। सेटलिंग टैंक में भेजने के बाद क्या होता है, जो बीओटी होता है उसको सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, तो वहाँ पे जितने भी बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया का जितना भी ग्रुप बना था वो सेडिमेंट हो जाता है, यानी वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। जो हमारा मैटर बचता है बैक्टीरियल फ्लॉक्स के नीचे सेटल होने के बाद उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो स्लज का छोटा सा पार्ट होता है इसको हम एरेशन टैंक में वापस भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये इनोक्युलम का काम करता है। अब इनोक्युलम हमें पता है ये एक स्टार्टर होता है, यानी जैसे हम जब दूध से दही बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट दही या छाछ का डालते हैं जो कि स्टार्टर का काम करता है, यानी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। जो स्लज का पार्ट है उसको पीछे इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि वापस जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट था, जो कि हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट से होके आया था इफ्लुएंट, उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ कर सके और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सके और जो सीवेज है उसके बीओडी को कम कर सके। इसके लिए ये किया जाता है। ठीक है। अब जो बाकी पार्ट जो बचता है स्लज का उसको बड़े बड़े टैंक में भेज दिया जाता है, जिनको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। अब इन डाइजेस्टर्स में हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है। जो कि एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, यानी जिनको डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये एक गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे गैसेस का एक मिक्सचर बनता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस बनती है और ये गैसेस मिलके बायोगैस बनाती है। ठीक है। आप देख सकते हो मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस मिलके बायोगैस बनाती है। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट बचता है जिसमें ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको नेचुरल वाटर बॉडीज में या फिर रिवर स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे वाटर को प्योर करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर को, वेस्ट वाटर को लेस पोल्यूटेड करने में बहुत काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी मैन मेड टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कर सके सीवेज का, यानी सीवेज को हम आर्टिफिशियल तरीके से ट्रीट कर सकें, ऐसी अभी तक कोई टेक्निक आई नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया था, ये जिससे कि ये जो हमारी मेजर रिवर्स है, ये जो हमारी बड़ी नदियाँ हैं, ये दोनों, इनको पोल्यूट होने से बचाया जा सके।
ठीक है। इन प्लांट्स के अंडर ये जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान था, ये प्रपोज किया गया, ये कहा गया कि बहुत सारी जगह जगह पे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट बनाए जाए, जिससे कि जो सीवेज डिस्चार्ज होता है रिवर्स में, उसको पहले ट्रीट किया जा सके, जिससे कि ये जो हमारी नेचुरल बॉडीज हैं ये ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। जितना भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए, बैक्टीरियाज को जितनी भी ऑक्सीजन अमाउंट की ज़रूरत होती है उसको हम बीओडी कहते हैं। यानी अगर आप 1 लीटर पानी की बात करो तो उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए या फिर उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको, वो उस पानी की बीओडी कहलाएगी। ठीक है। बीओडी क्या करता है, ये वाटर की ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है, यानी जिस पानी की बीओडी जितनी ज़्यादा होगी यानी वो पानी उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है। बीओडी अगर ज़्यादा है तो पानी का पोल्यूशन भी ज़्यादा है, लेकिन बीओडी अगर कम है तो पानी लेस पोल्यूटेड है। ठीक है। ये एक इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कि बायोगैस की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस गैसेस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं और जिनको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं, और ये सेलुलोजिक मटेरियल क्या होता है, जितने भी हमारे कैटल्स होते हैं इनका जो डंग होता है, इनका जो एक्सक्रीटा मटेरियल जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में गोबर कहते हो, उसके अंदर सेल ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सेलुलोजिक मटेरियल को मीथेन में CO2 और H2 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम मीथेनोजन्स या मीथेनोबैक्टीरियम कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैटल्स की रूमेन में भी होते हैं, यानी जितने भी हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो फूड कैटल्स खाते हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब ये बैक्टीरिया उनकी रूमेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये रूमेन जो है उनके स्टमक का पार्ट होता है, तो उसमें ये बैक्टीरिया सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं सेलुलोज को, और जिससे कि कैटल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कैटल्स का जो खाना होता है, खाने का कुछ भाग उनके वापस मुंह में आ जाता है, जिससे वो उसको पूरा टाइम डाइजेस्ट करते रहते हैं, जिसको हम जुआली करना बोलते हैं। तो जो एक्सक्रीटा डंग जो होता है कैटल्स का गोबर जिसको हम कॉमनली कहते हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए ये जो डंग है इसका यूज़ बायोगैस प्रोड्यूस करने में किया जाता है, जिसको हम कॉमनली गोबर गैस कहते हैं। अब गोबर गैस प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके लिए एक बायोगैस प्लांट होता है। बायोगैस की टेक्नोलॉजी जो थी इंडिया में डेवलप की गई थी मेनली इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप हो पाया था। ठीक है। बायोगैस का जो प्लांट होता है इसके लिए मेनली क्या क्या ज़रूरत होती है, एक तो कंक्रीट का बने हुए टैंक की ज़रूरत होती है जिसमें हम बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और दूसरा जो हमारे डंग्स होते हैं स्लरी, जो डंग की स्लरी होती है उसको कलेक्ट करने के लिए एक अलग टैंक की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले होता है हमारा एक मिक्सिंग टैंक। ठीक है। इस मिक्सिंग टैंक में हम गोबर ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं, कुछ प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है यानी जो गिरे हुए सूखे पत्ते होते हैं उनको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो मिक्सिंग टैंक है ये एक इनलेट पाइप से डाइजेस्टर टैंक से जुड़ा होता है, ये हमारा डाइजेस्टर टैंक होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। इस पाइप के अंदर हमारे गोबर मिक्स होके जाता है जिसमें मीथेनोजन यानी मीथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया हमारे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
अब इसके अंदर वो गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम गोबर गैस कहते हैं। इस गोबर गैस के ऊपर एक गैस होल्डर बना हुआ होता है और इस गैस होल्डर के ऊपर एक वाल्व लगा हुआ होता है। इस वाल्व से पाइप जोड़ देते हैं जिससे कि गैसेस का ट्रांसफ़र जो है वो घरों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक आउटलेट पाइप होता है, यानी जो बाहर की तरफ जाता है, और एक ये आउटलेट टैंक बना हुआ होता है। जब टैंक हमारा ओवरफ्लो हो जाता है, भर जाता है पूरी तरह, तो जो वो स्लरी होती है वो आउटलेट के थ्रू यहाँ इकट्ठा हो जाती है ओवरफ्लो टैंक में। फिर उस स्लरी का यूज़ जो किसान होते हैं वो खेतों में खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं, और जो बायोगैस बनती है उसका यूज़ कुकिंग में भी किया जाता है और लाइटिंग में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है हमारी, कि जो हमारी बायोगैस होती है उसके अंदर एक तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम बायोगैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स की, यानी जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करते हैं। बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि प्लांट की डिजीज को, और जो पेस्ट होते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करना। यानी कुछ ऐसे मेथड्स यूज करते हैं इसमें जिससे कि हमें किसी तरह के हार्मफुल केमिकल का यूज ना करना पड़े और जिससे हमारे पेड़ों को भी कोई नुकसान ना हो। इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हम केमिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों के लिए, प्लस वो हमारे एनवायरनमेंट को और प्लांट्स को भी पोल्यूट करते हैं और सोइल को भी पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ कुछ ऐसी अप्रोच आई जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की अप्रोच आई इस चीज़ से बचने के लिए, जिससे कि जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसमें कुछ सिस्टम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है जिससे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। यानी सबसे पहले हम जितने भी पेस्ट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, उनकी फीडिंग के पैटर्न के बारे में जानते हैं, ये जानते हैं कि उनके प्रीडेटर जो उनको खाने वाले इंसेक्ट्स हैं उनका हैबिटेट कैसा है, वो लाइफ की किस स्टेज में हमारे पेड़ों को फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए इन सब की नॉलेज गेन करना ज़रूरी होता है। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, बायो कंट्रोल की, तो उसके सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। जो हमारी ये लेडी बर्ड होती है ये एफिड को कंट्रोल करती है, यानी ये एफिड्स को खा जाती है। ऐसे ड्रैगन फ्लाई होती है हमारे, ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटोज को किल करती है, यानी वो मॉस्किटोज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब एक हमारा बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया को कॉमनली बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो बीटी, यानी इसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम बीटी कहते हैं, ये जो बीटी के स्पोर्स होते हैं इनको हम पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स पे स्प्रे कर देते हैं। तो जो इंसेक्ट के लार्वे होते हैं वो इनको खा लेते हैं। फिर जब वो स्पोर्स उनके गट में पहुंचते हैं तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, यानी जहर रिलीज करते हैं, जिससे वो लार्वे मर जाते हैं और वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अब जो ये पीटी है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट्स में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी पेस्ट से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका सबसे पहले जो वैरायटी आई है वो आई है बीटी कॉटन की वैरायटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो कि फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सोइल की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, और इनका मेन सोर्स होता है हमारे बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया। अगर हम सबसे पहले बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज में सबसे पहले होते हैं राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि हमारे मटर होती है, दाल होती है, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ों में रहते हैं। इनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठ होती है जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं। तो उन नोड्यूल्स के अंदर ये
बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया का काम होता है जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके ये सोइल में मिला देता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, प्लस सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, यानी और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाता है, अच्छे से उनको नाइट्रोजन पास हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्री लिविंग। कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलम। ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, जो एनवायरनमेंट में फ्री नाइट्रोजन होती है उसको सोइल में मिला देते हैं, जिससे कि जो सोइल के साल्ट होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन होती है, ये सब सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी सोइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगई की। कुछ फंगई होती है जो कि हमारे माइक्रोब्स, कुछ फंगई होती है जो कि हमारा बायो फर्टिलाइजर का काम करती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है ट्राइकोडर्मा फंगई। ये ट्राइकोडर्मा फंगई जो है प्लांट्स की रूट में रहती है। रूट में जो भी पैथोजेंस आते हैं, यानी जो भी डिजीज कोजिंग वायरस या बैक्टीरिया आते हैं, ये उनको मार देती है। दूसरा है हमारा बैक्यूलो वायरसेस, जिनको हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस भी कहते हैं। ये वायरस जो है, जो इंसेक्ट्स होते हैं या आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड, आर्थ्रोपोडा फैमिली उसमें क्लास में हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सबको ये मारने में हेल्प करता है। जब वो उस पे किसी भी क्रॉप पे या पेड़ों पे अटैक करते हैं तो ये उनको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये इंसेक्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज होती है, बहुत सारी स्पीसीज के इंसेक्ट्स होते हैं जिनको ये बैक्टीरिया कंट्रोल करता है। इस बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट्स में भी एंटर कराया गया है, जिसका सबसे पहला एग्जांपल बीटी गोटन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगई की। फंगई में सबसे पहले आती है हमारी माइकोराइजा फंगई। ये जो है बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका काम क्या होता है, ये रूट्स को फोस्फोरस प्रोवाइड कराती है। सोइल में जितनी भी फोस्फोरस होती है उसको ये एब्जॉर्ब करके प्लांट को पास करती है। दूसरा, एक तो ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं रूट में उनके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी पैथोजेंस को रूट्स को पैथोजन से कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती है। दूसरा, अगर मिट्टी में सैलिनिटी या वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है उसके लिए भी प्लांट्स की टोलरेंस पावर को बढ़ाती है, यानी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलिनिटी को टोलरेट कर सके। यानी सैलिनिटी होती है वाटर में साल्ट का लेवल बढ़ना, और अगर सूखा पड़ता है, प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पे भी प्लांट उस चीज़ को टोलरेट कर सके, उस कंडीशन में भी ग्रो अप कर सके, ये उसको इस हद तक टोलरेंट बना देती है, ठीक है। और दूसरा, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी हमारे बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जिसमें नोस्टोक है, एनाबेना है, ओसिलेटेरिया है। जो एनाबेना होता है वो प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और जो जो हमारे नोस्टोक और ओसिलेटोरिया होते हैं ये दोनों फ्री होते हैं, ठीक है। और इनके साथ बीजीए साइनोबैक्टीरिया यानी हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है। इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करना और उसको सोइल में मिला देना, जिससे सोइल का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाए। और दूसरा, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी होती है। तो ये जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है ये सोइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं प्लस फंगई होती है प्लस हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये सब हमारे प्लांट्स को ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्लस सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू। दिस वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू फॉर listening me. Stay healthy.